मैं हूं वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी के बिजनेस मॉडल के बारे में। पिछले 6 महीनों से टाटा एलेक्सी के स्टॉक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो आज हम उसके बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, उसके मोड के बारे में बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एनुअल रिपोर्ट देख के या कुछ रिपोर्ट्स देख के अगर मैं आपको टाटा एलेक्सी का बिजनेस मॉडल समझाने जाऊँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को टाटा एलेक्सी का बिजनेस मॉडल समझ में ही नहीं आता। सबको लगता है टाटा एलेक्सी इन्फोसिस या टीसीएस जैसे एक नॉर्मल आईटी कंपनी है। अगर ये नॉर्मल आईटी कंपनी होती तो क्या टाटा ग्रुप 2 आईटी कंपनी खोलता क्या? ऑफ कोर्स नॉट। उसकी नॉर्मल आईटी कंपनी जो बैक एंड सपोर्ट ये सब देखती है वो टीसीएस है, लेकिन टाटा एलेक्सी कुछ और ही काम कर रहा है। तो डायरेक्ट मैं आपको इसके हैवी स्टेटमेंट्स को ना बताते हुए मैं डायरेक्टली आपको इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, जिससे आपको इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो टाटा एलेक्सी को अगर मुझे नटशेल में एक समरी में डिफाइन करना होगा तो हर एक चीज में, हर एक प्रोडक्ट में वो टेक्नोलॉजी लेके आती है। तो आपने आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना होगा। इसका मतलब क्या कि हर एक चीज जो आप डे टू डे यूज करते हो उसको इंटरनेट से कनेक्ट करें। जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, आपका फैन हो गया, लाइट हो गया, आपके पर्दे हो गए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करते हो, उसका आपका पूरा कंट्रोल आपके स्मार्टफोन पे होगा। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि हर एक चीज़ जो आप यूज़ करते हो उसको आप कैसे आपके स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो। तो टाटा एलेक्सी हर ऐसी चीज़ में, हर एक चीज़ जो आप इमेजिन करो उसमें वो आईओटी लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसके बिजनेस मॉडल्स की बात करूँ या प्रोडक्ट की बात करूँ, डायरेक्टली अभी अपन प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो टाटा एलेक्सी मेनली 3 इंडस्ट्री से पैसा कमाता है। एक ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन, एक हेल्थ केयर और एक मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन और ये मीडिया एंड कम्युनिकेशन से आता है। तो अपन ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही कार में एंटर करते हो तो आप जब ड्राइवर सीट पे बैठते हो तो आपके सामने जो डैशबोर्ड होता है उससे सारी चीज़ें लिंक्ड होती है। तो मान लो अगर आपको मैप्स देखना है, नेविगेट करना है, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आपका कॉल्स, आपके मैसेजेस उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है, आप वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आपको उस कार में बैठ के आप अपने कॉल्स भी उठा सकते हो, आप मैसेजेस भी पढ़ सकते हो। अगर एडवांस कार्स की मैं बात करूं तो उस डैशबोर्ड में ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिससे आपको आपका टायर प्रेशर समझ में आएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका फ्यूल कब खत्म होगा, कितने किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चलेगी, ये आपको समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर ड्राइवर को कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं है, सब कुछ जो उसको चाहिए उस डैशबोर्ड में, उस सॉफ्टवेयर में सब कुछ रहेगा। जो उसको कुछ भी चाहिए, उसको कॉल्स अटेंड करने, मैसेजेस करने, कुछ भी उसको चाहिए, आगे रास्ता देखना है कि कब चार्जिंग स्टेशन कब आएगा या पेट्रोल पंप कब आएगा, ये सारी चीज़ें उस डैशबोर्ड में रहेगी। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इसमें पूरी टेक्नोलॉजी लग रही है, राइट। इसमें सब कुछ कनेक्शन लग रहे हैं, सब कनेक्टेड कार्स आप जिसको बोलते हो। तो ये सारी चीज़ टाटा एलेक्सी करती है। टाटा एलेक्सी टाटा मोटर्स के साथ मिलके, अब जैसे इलेक्ट्रिक कार्स आने वाले हैं तो वहाँ पे भी टाटा एलेक्सी टाटा मोटर्स को मदद कर रही है। वो आईओटी सिस्टम यूज़ करके, इंफोटेनमेंट यूज़ करके, एआई यूज़ करके वो लोग ऐसा एक सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक कार बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत सारे उसमें फीचर्स ऐड किए जाएंगे। तो ये एक चीज़ होगी। फिर टाटा एलेक्सी ने रोबो टैक्सी एक बनाया था जहाँ पर एक बटन के प्रेस से आप आपकी लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन पे पहुंच जाओगे, तो जिसमें यहाँ पे ड्राइवर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ड्राइवरलेस कार्स है। फिर आपने V2X टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, इसको भी समझते हैं ये क्या होता है। V2X टेक्नोलॉजी में जब ऑटोनोमस कार्स होती है, जो ड्राइवरलेस कार्स होती है, उधर ड्राइवर तो होता नहीं है, लेकिन उस कार्स में ऐसे सेंसर्स होते हैं जो सामने कोई ऑब्जेक्ट है, सामने एनिमल्स हैं, या बगल में कौन सी कार है, या क्या उससे एक्सीडेंट होने वाला है, ये सारी चीज़ें उस कार को ही डिटेक्ट करनी पड़ती है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कार्स। तो यहाँ पे ये कार बनाने के बाद इसको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट तो इसको रोड पे नहीं लेके आ सकते। तो ये टेस्टिंग जो है, टाटा एलेक्सी का एक सॉफ्टवेयर है जिसको AR V2X बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर से, ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर से जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इस V2X टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग बहुत आसानी से कर सकती है। तो यहाँ पे अगर एक रोड और एक कार मिल गई तो यहाँ पर जो टेस्टिंग होगी बहुत आसानी से होगी, क्योंकि
यहाँ पर वर्चुअल कार्स आ जाएंगे, वर्चुअल लोग आ जाएंगे। तो वर्चुअली ये पूरा टेस्ट किया जाएगा कि वो कार जो इन्होंने ड्राइवरलेस कार बनाई है क्या वो रोड पे ले जाने लायक है कि नहीं। तो जो टेस्टिंग के लिए AR V2X टेक्नोलॉजी जो है टाटा एलेक्सी की वो बहुत यूज होती है। ये भी टाटा एलेक्सी ने लाइसेंस किया है। आपको पता है टाटा एलेक्सी कनेक्टेड कार्स पे काम कर रही है। मतलब ड्राइवर को आगे कोई चार्जिंग स्टेशन, अगर मैं इलेक्ट्रिक कार्स की बात करूं तो आगे चार्जिंग स्टेशन है कि नहीं है, और क्या वो चार्जिंग स्टेशन खाली है कि भरा हुआ है, ये सारी चीजें उसको उस लोकेशन पे बैठे बैठे पता चलेगी बिना वहां जाके। तो इसको बोलते हैं कनेक्टेड कार्स, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कार्स। तो इस कार्स में टाटा एलेक्सी ऐसा सॉफ्टवेयर डालेगी कि ड्राइवर को बहुत आसानी होगी ये सारी चीज़ें करने में। तो ये अभी भी एक्चुअली बहुत अर्ली स्टेज पे है, इस पे R&D सब कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि टाटा एलेक्सी हर वो चीज़ जहाँ पे टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं उस चीज़ों पे वो काम करती है। अब अपन देखते हैं FMCG में। तो यहाँ पे अगर आपको लॉरियल, ठीक है, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स के कुछ प्रोडक्ट्स देख लो, या मदर डेयरी, ब्लू स्टार, ठीक है, ये सारी चीज़ों की ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ों की पैकिंग टाटा एलेक्सी करती है। तो सनी ऑयल जार एक है जहाँ पर आप इस डिज़ाइन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर ये जो पूरी डिज़ाइन है विथ जार, ये पूरा ब्रांडिंग और ये पूरा पैकिंग, ये डिज़ाइन बेसिकली टाटा एलेक्सी ने किया है। फिर एक ओरिएंट अल्टीमो करके कूलर है। यहाँ इधर भी ये जो कूलर है ये वाईफाई कनेक्टेड है। IoT जिसकी मैं बात कर रही थी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हर एक चीज़ जो आप यूज़ करते हो वो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको वहाँ घर होने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं और हो, आपको कूलर बंद करना है, कूलर शुरू करना है, आप कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी चीज़ें आपकी स्मार्टफोन से कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पर ओरिएंट अल्टीमो जो कूलर है ये टाटा एलेक्सी ने डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये कूलर ये बेचते नहीं है, इन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेची है, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है जैसे IoT जो मैं बात कर रही थी, या यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये टाटा एलेक्सी ने बनाई है। तो ये एक इनका प्रोडक्ट है जहाँ पे इन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी है। फिर इन्होंने ओरिएंट का एक सीलिंग फैन बनाया है जहाँ पे LCD डिस्प्लेज है और एक एनर्जी सेविंग फैन है, टाइमर है, आपने कितनी एनर्जी सेव की है वो उधर बताता है। तो ये भी पूरा आप देख रहे हो कि एक सिंपल से फैन को इन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया है, कैसे इन्होंने इनोवेटिव चीज़ की है। फिर प्रोटीनेक्स, मदर डेयरी, ब्लू स्टार, इन सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, ग्राफिक्स क्या क्या इसमें सब रहेंगे, ये सब कुछ पूरा काम टाटा एलेक्सी ने देखा है। अगर मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो जैसे कोरोना के बाद आपने देखा कि OTT प्लेटफॉर्म्स की डिमांड एकदम बढ़ गई। नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म मतलब नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ZEE5, ठीक है। तो यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से, कंटेंट की वजह से और ये कोरोना इन सब की वजह से बहुत OTT प्लेटफॉर्म को बहुत ग्रोथ आया। तो टाटा एलेक्सी इन OTT प्लेटफॉर्म के साथ भी काम करती है। जैसे ZEE5 के साथ इन्होंने एक पार्टनर किया है जिसमें ये पूरा उसका एप्लीकेशन का फ्रंट यूज़र बेस जो रहेगा, फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, पूरा उसमें जो भी सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होगा, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, पूरा फ्रंट यूज़र ऐप जब आप यूज़ करते हो उस ऐप को तो कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कैसे कस्टमर्स को आसानी से वो ऐप यूज़ करने आना चाहिए, ये पूरा काम टाटा एलेक्सी देखती है। फिर कंपनी ने डिश टीवी के साथ भी एक पार्टनरशिप किया है जिसमें ऑर्बिट नाम का एक डिश टीवी का प्रोडक्ट आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। तो वो डिश टीवी उस प्रोडक्ट में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर रहा है। जैसे अगर आप नॉर्मली टीवी को जब आपको चैनल्स चेंज करने होते हैं तो आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पे डिश टीवी कुछ अलग ऐसे फीचर्स लेके आने वाला है जिसमें शायद आपको, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आपको रिमोट कंट्रोल उसमें यूज़ ना करना पड़े। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे AI, IoT, ये सारी चीज़ें, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये लोग एक डिश टीवी का ऑर्बिट प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं। यहाँ पे भी टाटा एलेक्सी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो एयरटेल का जो सेट टॉप बॉक्स है उसमें भी इन्होंने बहुत काम किया है, तो एयरटेल के साथ भी इनकी पार्टनरशिप थी। अब अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो हेल्थ केयर से इनका इतना रेवेन्यू नहीं आता, हालांकि सिर्फ 10% के आसपास, उससे भी शायद कम रेवेन्यू आता है। तो लेकिन फिर भी इस सेक्टर में इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है। तो पिछले साल से इस साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है थैंक्स टू कोरोना। इसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिली है। तो हेल्थ केयर में ये लोग बहुत
इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे ये लोग हॉस्पिटल्स के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किडनी के लिए कोई इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट बना लेंगे, फिर आईसीयू में जो इक्विपमेंट्स लगने वाले रहते हैं वो इक्विपमेंट ये लोग बना देते हैं। फिर अभी इनका एक R&D चल रहा है पोर्टेबल डायलिसिस किट, ये भी ये कंपनी लेके आने वाली है। अब अगर मैं डायलिसिस किट पोर्टेबल, वो भी तो सोचो कितना आसान होगा पेशेंट के लिए। फिर इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम है नेगेटिव वुंड प्रेशर थेरेपी। तो इसमें क्या है ना कि अगर किसी इंसान को बहुत चोट लगी है और उसको ऑपरेट करना है इमीडिएटली, तो जो वो फ्लूइड्स है, वो जो पस है, उसको वो निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑपरेशन तो तुरंत करना है। तो ये जो मशीन है, ये जो मशीन है, ये पूरे फ्लूइड्स निकाल देगी, पूरा पस निकाल देगी विदाउट हार्मिंग एनी हेल्दी टिश्यूज। तो ये भी एक पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड इन्होंने ये मशीन बनाई है। फिर उसके बाद क्रिटिकल केयर में यूज होने वाली मशीन्स में पेशेंट को कितने फ्लूइड्स डालने चाहिए, कितना फ्लूइड्स पेशेंट की बॉडी झेल सकती है, वो भी इन्होंने एक मशीन बनाई है जो पूरा सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। फिर इनकी एक मशीन है जो पेशेंट की बॉडी से पूरे टॉक्सिन्स निकाल देती है और वो भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर भी, हर एक इक्विपमेंट में ये लोग टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे हैं जिससे चीज़ें आसानी हो, जिससे चीज़ें बहुत फास्ट हो। इन्होंने एक मिक्स्ड रियलिटी बेस्ड स्मार्ट असिस्टिव वेरेबल डिवाइस बनाई थी। ये ऑटिज्म और जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये डिवाइस है। तो यहाँ पर कैसा होगा ना ये डिवाइस, मतलब देखिए इनका दिमाग देखिए कि अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में नॉर्मली क्या होता है कि लोग, जो पेशेंट होता है वो लोगों को भूलने लगता है, उनके नाम भूलने लगता है। तो ये डिवाइस उनको मदद करेगी कि अगर उस पेशेंट ने, सामने वाले इंसान को वो भूल चुका है, तो वो उसको याद दिलाने में, उसको रिकॉग्नाइज करने में वो डिवाइस यूज़ करेगी। तो देखिए एक अल्जाइमर पेशेंट के लिए कितनी अच्छी डिवाइस है। फिर यही डिवाइस में इन्होंने कुछ पीसफुल म्यूजिक डाली है, पीसफुल फ्रेजेस डाले हैं कि स्ट्रेस के टाइम पे ये सॉन्ग्स बजना शुरू हो जाएंगे, फ्रेजेस बजना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी इनकी डिवाइस है। इस डिवाइस के लिए इनको अवार्ड भी मिला है। तो ऐसी सारी मेडिकल इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर में ये लोग बहुत अच्छी सिस्टम्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी मशीन्स बना रहे हैं, जहाँ पे इनको बहुत सारे मशीन्स में अवार्ड भी मिला है। अगर मैं इनके कस्टमर बेस की बात करूँ तो हेल्थ केयर में एक्चुअली यूके, यूएस में इनके बहुत, और यूरोप में बहुत छोटे छोटे कंपनियां हैं जो इनके कस्टमर्स हैं, जो ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं नहीं। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ केयर से इनको अभी इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लेकिन ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ केयर से इनको ज़्यादा रेवेन्यू है, और इनका एक्चुअली इनकी कोशिश रंग भी ला रही है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इनके हेल्थ केयर बिजनेस में और मीडिया के बिजनेस में। तो अगर इनके क्लाइंट्स की बात करूँ तो JLR इनका एक क्लाइंट है, पैनासोनिक क्लाइंट है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक क्लाइंट है, सारे FMCG में बोलो ऑलमोस्ट सारी FMCG इनकी क्लाइंट्स हैं, BMW इनकी क्लाइंट है, निसान इनकी क्लाइंट है, महिंद्रा इनकी क्लाइंट। अब जान लेते हैं हिस्ट्री। एक्चुअली इस कंपनी की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी को काफ़ी साल हो गए आके, मतलब अराउंड 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। तो बेसिकली ये कंपनी क्यों लोगों को ज़्यादा नज़र में नहीं आती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये कंपनी करती क्या है। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी आज से बहुत आगे सोचती है, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग कंपनी है ये। तो आप जिस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते वो ये कंपनी कर लेती है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा लोगों को पहले तो इनका बिजनेस मॉडल ही समझ में नहीं आता है, तो ये कंपनी को ज़्यादा लोग देखते ही नहीं है। अभी ये कंपनी के ऊपर ज़्यादा लोग नज़र इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे रेवेन्यूज़ इनके, कोरोना के बाद काफ़ी अच्छे रेवेन्यूज़ इस कंपनी को मिले हैं, इसलिए सबकी नज़र अब टाटा एलेक्सी पे पड़ी है। तो अगर थोड़ी हिस्ट्री की हम बात करेंगे तो 2008 के जो क्राइसिस हुए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसमें इस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी R&D में ज़्यादा है। तो अगर मैं कोई एक इनकी कस्टमर हूँ तो मेरा जो R&D प्रोडक्ट रहेगा या मेरा जिस प्रोडक्ट पे R&D चल रही होगी मैं वो इस कंपनी को दे दूंगी। तो जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे तो बहुत सारी कंपनी ने अपने R&D पे खर्चा कम कर दिया। तो अगर R&D पे खर्चा ही कम कर दिया तो टाटा एलेक्सी का तो बिजनेस ही वही है। तो इधर टाटा एलेक्सी को बहुत नुकसान हुआ था। तो जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो उधर भी बिल्कुल बुरा सब सिनेरियो था, तो वहाँ पे लोगों ने खर्चा कम कर दिया। फिर ये लोग बहुत जापानीज़ कंपनियों के साथ बहुत इन्वॉल्व थे, तो इनको लगा था कि जापानीज़ कंपनियाँ बहुत स्टिकी होती है तो ये इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगेन वो कंपनियों को ही बहुत नुकसान हो रहा था, तो वो कंपनियां अपने R&D को कैसे आगे बढ़ाएगी, उनको तो खर्चे कम करने ही थे। तो R&D का खर्चा कम हुआ मतलब टाटा एलेक्सी को नुकसान हुआ। फिर ये कंपनी VFX में आ गई। जैसे बॉलीवुड की इन्होंने काफ़ी
बॉलीवुड हॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ इन्होंने बनाई हैं, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी जो भी वीएफएक्स यूज़ होते हैं वो इस कंपनी ने किया, जैसे एक था टाइगर में या बाहुबली में। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है ना कि वो जो इंडस्ट्री है वहाँ पे पहले आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, वो अलग अलग मशीन्स, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर, उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। तो यहाँ वहाँ पे उनको प्रॉफिट्स तो हो रहे थे लेकिन मार्जिन बहुत कम थे और इतना कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा था इनको, तो वो उन्होंने फिर बहुत कम कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट बंद कर दिया। और फिर अब ये लोग जिसमें एक्सपीरियंस्ड है, ये लोग का जिस पे कमांड है, फिर वो लोग इस प्रोडक्ट में आए हैं, वही सर्विसेज देते हैं जो ये लोग पहले देते आ रहे थे। लेकिन अब इन्होंने ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने कहा कि मीडिया कम्युनिकेशन में अपना एक्सपोजर बढ़ा दिया, हेल्थ केयर में ये लोग बढ़ा रहे हैं। फिर आपको JLR का तो पता है, जैगवार लैंड रोवर की जो प्रॉब्लम हुई थी उसके वजह से इनका 26% रेवेन्यू वहाँ से आता था, तो वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम फेस हुई। तो अब हालांकि 16% के आसपास रेवेन्यू आता है, लेकिन अभी भी आता है। JLR इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, तो अगर JLR में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग दूसरे इंडस्ट्रीज में दूसरे कस्टमर्स को एक्वायर करें और ये लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं उसमें। और इस कोविड के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ और जब चीज़ें थोड़ी ठीक होने लगी तो उन्होंने काफ़ी नए कस्टमर्स एक्वायर किए हैं। नॉर्थ अमेरिका में कुछ ऑटोमोटिव कस्टमर्स एक्वायर किए हैं, कुछ हेल्थ केयर के कस्टमर्स एक्वायर किए हैं, मीडिया वाले कस्टमर्स एक्वायर किए, तो काफ़ी कस्टमर्स एक्विजिशन इनका हुआ है। तो अब अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूँ, लॉकडाउन के बाद हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको इनके नॉर्मल नंबर्स बता देती हूँ ईयर ऑन ईयर। तो इनकी सेल्स ग्रोथ आप देखोगे ऑलमोस्ट 16 to 17% CAGR के ग्रोथ पे है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, आपको दिख रहा होगा। फिर ROE आप देखोगे तो ROE जो आपको कम नज़र आ रहा है, हर साल आप देख रहे होगे कि इनका कम होते आ रहा है। इसका वन ऑफ द रीजंस ये है कि इनके पास हर साल इनके आप देखोगे तो कैश बढ़ते जा रहे हैं, तो कैश बढ़ने की वजह से इनका ROE थोड़ा कम आपको होते नजर आ रहा है। आपको यहाँ पे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी दिख रही होगी, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बेसिकली। तो ऑटो से कितना आता है, ब्रॉडकास्ट से मतलब मीडिया एंड कम्युनिकेशन से कितना आता है, एंड अदर्स से कितना आता है। तो 2019 तक, रादर 2020 तक इनका ऑटो से 41% तक था, ब्रॉडकास्ट से 36% तक था, अदर्स में 11% था। तो मार्च 2020 तक, तो मार्च 19 से मार्च 20 तक अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर की, तो ऑटो में थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू है, ऑटो उनका ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एज कम्पेयर टू मीडिया। लेकिन अगर मैं दिसंबर 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ जो हाल ही में आए थे, तो यहाँ पे मीडिया एंड कम्युनिकेशन का परसेंटेज ज़्यादा है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑटो। तो अब अपन रिजल्ट्स की बात करते हैं। जैसे लॉकडाउन के समय तक ना, ठीक है, लॉकडाउन में तो आपने देखा कि कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही थी, कोई इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही थी। तो ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम आई थी, हर FMCG में प्रॉब्लम आई थी, हर इसमें प्रॉब्लम आई थी। तो इस कारण है इनके 2020 में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट कम हुआ है, जो कि हर कंपनी का हुआ है। और हर कंपनी, इनके कस्टमर्स कौन है, इनके कस्टमर्स दूसरी कंपनियां हैं, तो जब वहां पे प्रॉब्लम आई तो इनको भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। लेकिन इनको हेल्थ केयर ने थोड़ा बचा लिया। तो लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 19 से अगर आप कंपेयर करोगे 2020 में इनके प्रॉफिट्स कम हुए हैं, पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज, लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद जब सारी इंडस्ट्रीज ऑन ट्रैक आने लगी, सबके R&D पे खर्चे बढ़ गए, ठीक है, फिर हेल्थ केयर में बूम आया, फिर ऑटो इंडस्ट्री में बहुत बूम आया। इसकी वजह से आप देखोगे दिसंबर 2020 के रिजल्ट्स इनके गजब के रिजल्ट्स। दिसंबर 2020 के क्वार्टरली प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो इंक्रीज हुए अराउंड 40% से। जैसे सारी कंपनियों ने, जैसे मैंने कहा, ग्रोथ, सारी कंपनियों को ग्रोथ दिख रही थी, सारी कंपनियां ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्रीज, दुनिया की सारी देशों में ग्रोथ हो रही थी, हेल्थ केयर बिजनेस में ग्रो हुआ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन ग्रोथ होने की वजह से कंपनी ने यहाँ पर नए कस्टमर्स देखे, नए कस्टमर्स इन्होंने एक्वायर किए, बड़ी बड़ी डील्स हुई। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 10 ईयर्स का फाइनेंशियल डेटा कि इन्होंने ईयर ऑन ईयर कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अगर मैं फ्री कैश फ्लो की बात करूं तो फ्री कैश फ्लो भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ज़्यादा कैपेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की इनको ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्री कैश फ्लो भी बढ़ते जा रहा है और फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है। इस कंपनी में क्या ऐसी अलग चीज़ है जो ये अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर रख रही है? तो मुझे जो सबसे बड़ा मोट लगता है, नॉर्मली हर IT कंपनी में होता है कि यहाँ पर जो इनके कस्टमर्स होते हैं ना, बहुत स्टिकी कस्टमर्स होते हैं। तो इन कंपनियों का अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहता है।
तो अगर मैं टाटा एलेक्सी की भी बात करूँ तो इनके जो कस्टमर्स रहे उनके साथ इनकी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप्स है, और एक बार जो ये कस्टमर को सॉफ्टवेयर बना के देते हैं या ये हॉस्पिटल्स को मेडिकल डिवाइसेस बना के देते हैं, तो इस केस में क्या होता है ना, ये थोड़ा स्टिकी बिजनेस हो जाता है कि आप रिजिड हो जाओगे कि आपको लगेगा कि नहीं भाई मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुझे इसी की डिवाइस समझ में आती है, मुझे इसी का सॉफ्टवेयर समझ में आता है, इसी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दो। उसका फिर दूसरे को एक नए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर वो अपने हिसाब से बताएगा, उसका कुछ अलग सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, फिर हमको टाइम निकालना पड़ेगा वो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, ठीक है। तो ये झंझट नहीं चाहिए रहती है लोगों को, इसकी वजह से लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना पसंद करते हैं। तो टाटा एलेक्सी के केस में भी ऐसा ही है। फिर अगर मैं इनके थ्रेट्स की बात करूं या रिस्क की बात करूं तो 2-3 रिस्क जो मुझे नजर आते हैं। एक तो ये बहुत डिपेंडेंट है अपने ऑटोमोटिव बिजनेस में, अगर ऑटोमोटिव बिजनेस ने अच्छा नहीं किया तो टाटा एलेक्सी के भी रेवेन्यू पे असर होगा, ठीक है। अब हालांकि इसका ये लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, दूसरे इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, लेकिन जब तक डाइवर्सिफाई होंगे तब तक तो ये रिस्क है कि ज़्यादा पैसा इनका ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है और उसके वजह से इनको असर हो सकता है। पहली चीज़ ये, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर एक सिक्लिकल बिजनेस है, कुछ साल अच्छा करेगा फिर कुछ साल अच्छा नहीं करेगा। तो अगर कुछ साल अच्छा किया तब टाटा एलेक्सी अच्छा करेगी, जब किसी साल अच्छा नहीं किया तो टाटा एलेक्सी भी अच्छा नहीं करेगी, ठीक है। पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़ कि इनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे तो टॉप 10 क्लाइंट से इनको ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी कि अगर 1-2 क्लाइंट्स इधर उधर हो गए तो इनके रेवेन्यू पे ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसकी ये चीज़ आपको ये भी देखने को मिलेगी कि इनके, जब मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रही थी, अनबिल्ड रेवेन्यू इस साल का 2020 का अगर मैं अनबिल्ड रेवेन्यू की बात करूँ तो अराउंड 76 करोड़ अनबिल्ड रेवेन्यू है, और ये 76 करोड़ इनको एक ही क्लाइंट से आने वाला है। तो यहाँ पे अगर वो एक क्लाइंट ने गड़बड़ कर ली पैसा देने में तो इनका ऑलमोस्ट 76 करोड़ पूरा पैसा चला जाएगा। हालांकि उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि वो जो क्लाइंट है उसकी हाई क्रेडिट रेटिंग है, लेकिन फिर भी पूरा 76 करोड़ इनको एक ही इंसान से या एक ही कस्टमर से आने वाला है। तो यहाँ पर ये एक रिस्क हो गया। मुझे लगा था कि शायद 2020 में ये प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं। आप अगर 17-18 की एनुअल रिपोर्ट देखो, 18-19 की एनुअल रिपोर्ट देखो, वहाँ पे भी जो अनबिल्ड रेवेन्यू है वो एक ही कस्टमर से उनका अनबिल्ड रेवेन्यू आने वाला है। तो यहाँ पर ये एक मुझे बहुत बड़ा रिस्क लगता है। हालांकि टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की कंपनी है, इनके रिलेशनशिप अपने कस्टमर से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे ये एक रिस्क लगता है। जैसे और थर्ड रिस्क मुझे ये लगता है कि इनका जो रेवेन्यू है, मोस्टली इनका रेवेन्यू जो है यूरोप से आता है। तो यूरोप, यूएस में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो इस कंपनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, इस कंपनी के रेवेन्यूज में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर दूसरी चीज़, अगर करेंसी फ्लक्चुएट हुई तो यहाँ पर इनके रेवेन्यूज में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। लेकिन हालांकि लोग हेजिंग करते हैं, करेंसी हेजिंग ये सब ये करते हैं। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूएशंस की। देखो, मैंने इसको पी से वैल्यू किया, मैंने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो से वैल्यू किया, ठीक है। बहुत सारे वैल्यूएशन मेट्रिक्स जब मैंने यूज़ किए तो मुझे आज के इस प्राइस पे महंगा लगता है। हालांकि मुझे ये कंपनी पसंद है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगी, लेकिन अभी के इस प्राइस पे मैं इस पर इन्वेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन पर्सनली मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने मैनेजमेंट की बात नहीं की है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँगी तो आप मुझे मारोगे, क्योंकि मैनेजमेंट टाटा जहाँ आ गया वहाँ आप मैनेजमेंट की कुछ बात ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि टाटा का मैनेजमेंट इज मोस्ट एथिकल मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड, मैं ऐसा बोलूँ। आप देख सकते हो कि जितने भी एमडीज रहे हैं वो इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी अच्छे हैं। उनकी एक्सपर्टीज इस सेक्टर में बहुत गजब की है, तो इसीलिए मैनेजमेंट में आप निश्चित रहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस की हों तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैंने क्या मिस किया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।